गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ठीक है अभी? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So exercise 11.2 will start today. How many questions are there? 18. So we will try to cover it in two videos. आज सात आठ आठ नौ क्वेश्चंस और 18 में एमसीक्यूज भी तो होंगे, नहीं है? आपकी बुक में 15 ही है। हाँ तो ठीक है, सात आठ क्वेश्चंस आज का अपन एक काम करते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन दो पार्ट्स में किया था। एक पार्ट में अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस और डीसी डीआरसी ये सब पढ़े थे। दूसरे में अपन ने कल वाले में क्या किया था, एंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम आज के वीडियो में फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, लाइक इक्वेशन बनाना या बनी बनाई है तो वहां से कुछ लेना या डीसी निकालना, डीआरसी निकालना। और कल के वीडियो में अपन जो कल इंट्रोडक्शन किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, लाइक एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ऑल। ठीक है ना, कवर अप। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। शो दैट द थ्री लाइंस विद दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना भी कला है, उस कला को सीखना पड़ेगा। तीन लाइंस है हमारे पास, तो तीन लाइंस के जो डीसीज हैं वो कैसे कैसे गिवन है। देखो, पहली लाइन का डीसी ये है, कॉमा 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 और सेमी कॉलन, फिर कॉमा कॉमा कॉमा, फिर सेमी कॉलन, देख पा रहे हो? एंड देन फिर कॉमा कॉमा कॉमा। तो ये है हमारे तीन लाइंस के डीसीज। ठीक है, अब आपको साबित करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डीसीज गिवन है और कुछ साबित करना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर? इसका मीनिंग एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। सारे बच्चे सोच के बताइएगा, अपने अपने पर्सनल ओपिनियन दीजिएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये L1 है। हम प्लेन के अंदर कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं लाइन को, वैसे स्मॉल लेटर चलता है। उसका ये कारण एक भी है क्योंकि एल स्मॉल एल से हम डी सी डिनोट कराते हैं, एलेमेन एलेमेन एलेमेन। तो स्मॉल लेटर से तो एक ही चीज डिनोट कराई जा सकती है ना। तो 2D प्लेन पे स्मॉल लेटर एल चलेगा लाइन के लिए, लेकिन स्पेस के अंदर कैपिटल लेटर एल चलेगा लाइन के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये तीन लाइंस लेट से गिवन है और उनके ये L1 LMN LMN LMN। मुझे तो केवल इतना बताओ कि अगर मैं L1 को L2 से परपेंडिकुलर प्रूव कर दूं, देन मैं L2 को L3 से परपेंडिकुलर प्रूव कर दूं, तो क्या मुझे फिर L1 को भी L3 से परपेंडिकुलर प्रूव करने की जरूरत है, या ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर माना जाएगा? मतलब ये करने की जरूरत है या ये दोनों तो करूंगा ही करूंगा। भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको इससे कर दूं और L2 को L3 से कर दूं, मतलब L2 L2 ये कॉमन आ गया, तो L1 ऑटोमेटिकली L3 से परपेंडिकुलर होता है। होता है। कितने लोग मानते हैं होता है? हाथ खड़े करो, अपने ओपिनियन बताओ। दो लोग मानते हैं कि ऐसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, तीन लोग मानते हैं कि ऐसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों मेहनत कर रहे हो? ठीक है ना। तो अच्छा, बाकी सब लोग यही मानते हैं कि करने की जरूरत है, नहीं होता है। हाँ। अच्छा, कोई लोग ऐसे ही मानते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, या फिक्स्ड है कि होता है ही नहीं होता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, स्क्रीन पे देखो। ये है हमारी L1, इधर इधर, ये हमारी L1। L1 हो गई L2 से परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही होगी क्या? ऐसे ही होगी क्या? हो गई। फिर L2 से L3 परपेंडिकुलर हो गई, तो ऐसे ही होगी क्या? तो भैया L3 तो L1 से पैरेलल हो गई, कहाँ हुई परपेंडिकुलर? तो ये एग्जाम्पल तो साफ साफ नकार रहा है कि नहीं होता। ये एग्जाम्पल तो साफ साफ नकार रहा है कि नहीं होता। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है जो जो कह रहे थे ना होता है? तो वो बच्चे ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि जिसमें ऑटोमेटिकली वो उससे परपेंडिकुलर होता हो? सोचो सोचो सोचो। तो एग्जाम में ये सवाल आएगा तो पहला डाउट तो मेरे माइंड में ये होगा कि मैं तीसरा करूं या ना करूं। तीन एक्सिस पे नहीं, तीन प्लेन पे। लाइन है ना, ऑलरेडी लाइन है, लाइन लाइन पे थोड़ी होगी, लाइन तो प्लेन पे होगी। तीन डिफरेंट प्लेन्स पे, अगर अभी ये तीनों लाइन सेम प्लेन पर है, अभी ये तीनों लाइंस क्या हैं, सेम प्लेन पर हैं, लेकिन अगर ये तीन डिफरेंट प्लेन्स पे हो तभी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कैसे? जैसे ये दीवार एक प्लेन मान लो,
मेरे पीछे वाली दीवार दूसरा प्लेन मान लो और ये फ्लोर तीसरा प्लेन मान लो। अब इस पे एक लाइन खींची जैसे ट्यूबलाइट, है ना, ये एक लाइन ही तो एक तरीके से, इधर मैंने फ्लोर पे एक लाइन खींच दी। अब ये पूरा प्लेन ही प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस पे रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु उस पे रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर है। देन ये प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, देन ये प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इट इज ओनली पॉसिबल, ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन स्पेस। प्लेन पे तो पॉसिबल ही नहीं है तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली चीज ही निकल के नहीं आती कभी एक सेम प्लेन पे, तो इसलिए तो आज तक नहीं निकल के आई। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कभी वर्ड सुना हमने? हम परपेंडिकुलर वर्ड सुनते थे आपस में, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये वर्ड हमने कभी नहीं सुना। स्पेस में आने के बाद ही वो पॉसिबल है, प्लेन पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मानते हो फिर, इसको इससे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं अंडरस्टूड मान लिया जाए। पर अगर ये सवाल पैरेलल होने का होता, अब करने की जरूरत नहीं थी, अब 100% ये इससे पैरेलल होगी। समझ गए क्या? ठीक है। अगर ये सवाल परपेंडिकुलर का ना होता, किसका होता, पैरेलल का होता कि, तो फिर मैं L1 को L2 से पैरेलल करके L2 को L3 से पैरेलल करके छोड़ सकता हूं। अब L1 L3 से पैरेलल होगी, चाहे से वो 2D में हो चाहे से वो 3D में हो, देयर इज नो डाउट कि वो पैरेलल होगी या नहीं होगी। बट परपेंडिकुलर में देयर इज डाउट, हो भी सकती है, तो फिर मुझे करके दिखाना पड़ेगा। समझ गए क्या? ओके। तो पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, यानी कि मुझे काम सारा करना है। हम टरका नहीं सकते कि चल तेरे को कर दिया और तेरे को छोड़ दिया, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है। हेयर द थ्री लाइंस, इंट्रोडक्शन देखेंगे सवाल का। हेयर द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन एज, और फिर हम तीनों लाइन को L1 L2 और L3 से डिनोट करा देंगे, है ना। और L1 के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, तो हम कैसे डिनोट कराएंगे इसको, देखो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा N1, क्योंकि डीसीज एलिमेंट से डिनोट कराते हैं और तीन है, तो L1 M1 N1, L2 M2 N2। अगर लाइन L2 है तो डीसीज भी 2 2 2, L2 M2 N2। लाइन अगर L3 है तो डीसीज भी 3 3 3, L3 M3 N3। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब साबित करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर छोड़, मतलब मुझे तीन केस करने हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3 एंड L1 परपेंडिकुलर टू L3, तीनों केस करने हैं। तो एक केस उठाता हूं, सपोज करो मुझे L1 को L2 से परपेंडिकुलर करना है, साबित करना है, चेक करना है, जो भी करना है, तो क्या करूं, इनके एंगल निकालने जाऊं। देखो, हमने एंगल जब निकालने गए थे बेटा, तो एंगल निकालने के बाद फिर दो रिजल्ट्स पढ़ाए थे नीचे, याद है, कि अगर परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर लो। आप एंगल से तो कर लोगे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट को भी तो यूज करो। और वो रिजल्ट्स आपके एनसीईआरटी नोट्स में भी हैं, हमने भी लिखवाया, नोट्स में भी है। और वो रिजल्ट्स डायरेक्ट ये कहते हैं कि आप इनका प्रोडक्ट करके सम कर दो सीधे ही, आप इनका प्रोडक्ट करके सम कर दो, अगर जीरो आ जाए तो परपेंडिकुलर है, नहीं आए तो नहीं है। समझ गए? क्लियर? यानी L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 का सम कर दो, अगर वो जीरो बनता है तब तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अदरवाइज दे आर नॉट। समझ गए क्या? क्लियर? बोलो लक्ष्य। हम्म। ठीक है। चलो, तो बेसिकली क्या करना है, डीसीज के प्रोडक्ट का सम, क्या करना है, डीसीज के प्रोडक्ट का सम। अच्छा, दूसरा सवाल, ये डीसीज ना गिवन होके डीआरस गिवन होते तो क्या करते, तो भी यही करते। अगर डीसीज ना गिवन होके डीआरस गिवन होते तो भी हम यही करते, डीआरस के प्रोडक्ट का सम, और वो जीरो आना चाहिए था। तो डीसीज और डीआरस में देयर इज नो डिफरेंस, काम वही करना है। अभी शायद नीचे डीआरस का सवाल है। चलो जी, तो अभी इसको खत्म करते हैं, फिर बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम L1 M1, नहीं L1 L2, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। निकालो। सो L1 क्या है हमारा, 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 4/13, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, एंड देन व्हाट, -3/13, एंड सेकेंड कंपोनेंट इधर का क्या है, 12/13, देन प्लस -4/13 एंड 3/13। ओके, सो करो, 12 4 जा 48, 13 13 जा 169, प्लस माइनस माइनस, 12 3 36 बाय 169, and then what, -12/169, so it is zero or not?
48 माइनस 36 12, 12 माइनस 12, 0/160 0। तो जैसे ही मुझे पता चला कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहां से मैं इंप्लाई करता हूं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर होते ही है ना। ठीक है, और इनके अगर डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो लाइंस भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी चेक करना, ठीक है, पैरेलल है या नहीं ये चेक करना, एंगल निकालना, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सीधे सीधे हम जो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब आ जाओ, सेकंड चेक करना है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बाकियों को। अगेन, अब आपको L2 L3 से परपेंडिकुलर है या नहीं वो चेक करना है। उसके लिए क्या चेक करूंगा कि L2 L3, M2 M3 और N2 N3 के प्रोडक्ट का सम क्या आ रहा है। ठीक है, क्या करूं, L2 L3, M2 M3, N2 N3। ठीक है, अब अलग अलग नहीं लिखते हैं, सीधे ही कर देते हैं। तो बताओ जरा, 4 3 जा 12, तो 12/169। देन बताओ, 12 - 4 इज -48/169, and 3 × 12 is 36/169। इज इट इक्वल टू 0 और नॉट? है ना, 12 + 36 48 - 48 0। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई हो जाएगा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। और एक लास्ट में, अगेन अब L1 को L3 से चेक करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि सर दो कर लिए तो तीसरा 100% होगा, देयर इज नो गारंटी। तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 की वैल्यू भी निकाल देते हैं, करो उसको भी मल्टीप्लाई क्विकली। 12 3 अगेन 36/169, आगे पढ़ दो। -3 × -4 है, तो +12/169, एंड लास्ट -4 × 12 इज -48/169। सो ये 48 - 48 0। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है क्या? तो दैट वाज इक्वेशन 2 एंड दैट इज इक्वेशन 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को अगर साथ में रीड करें कि L1 L2 से परपेंडिकुलर है, L2 L3 से और L1 L3 से है, तो हम जो कही हुई बात है उसको साबित कर देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 2 and 3 we get we get the three lines L1 L2 and L3 are mutually perpendicular to each other. L1 comma L2 and L3 are mutually perpendicular to each other. डन, बोलो। ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे हम नीचे। हाँ, हेंस लगा दो चाहे। ठीक है, अगेन एक और चीज सुनो, ये तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। एक चीज और सुनो बेटा, लाइंस के पैरेलल होने में हम ये ऐसी बात लिख सकते हैं, देखो कैसे, L1 पैरेलल L2, और मान लो तीसरे से भी पैरेलल है तो L3, मान लो चौथे से भी पैरेलल है तो L4, मान लो पांचवे से भी पैरेलल है तो L5, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स हम अलग अलग लाइंस का एक ही लाइन में पैरेलल होना बता सकते हैं। बट परपेंडिकुलर होने के केस में हम ऐसा नहीं बता सकते कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3 परपेंडिकुलर टू, हम एक सिंगल लाइन में नहीं बता सकते, हमको ऐसे टुकड़ों में अलग 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 ही बताना पड़ेगा। समझ गए? समझ आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द लाइंस थ्रू दिस पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू लाइंस थ्रू दिस पॉइंट्स। क्या समझे? दो लाइनें, ठीक है। अब आगे, दो लाइनें हैं तो इक्वेशन बनाने जाएंगे। देखो बना दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट नीड है क्या, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है बताओ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है या नहीं है चेक करना है, ये शो करना है। तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए देखो, आप इक्वेशन बनाओगे, सोचो जरा आयुष, अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनाने के बाद परपेंडिकुलर है या नहीं है ये चेक करने के लिए उस इक्वेशन का कौन सा पार्ट लोगे बनने के बाद, उसके नीचे का डीआरस लोगे। भाई इक्वेशन कैसे बनेगी, समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग। तो जो नीचे वाले तीन समथिंग है उसी को तो यूज करोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होना पैरेलल होना ये इसका लेना देना केवल डीआर से है, इसका लेना देना ही डीआर से, तो लोगे उसी को ही, तो डायरेक्ट फिर डीआर ही निकाल लो ना। फिर पूरी इक्वेशन क्यों बनाते हैं?
ठीक है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट्स है ना, तो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसके डीआरस निकाल लेंगे, दिस माइनस दिस, और उसके भी डीआरस निकाल लेंगे, दिस माइनस दिस, और वो का वही काम करेंगे जो अभी ऊपर करके आए हैं, उनके प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, वो जीरो आ गया तो फिर ये परपेंडिकुलर है, और जीरो नहीं आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर द टू लाइन्स L1 and L2 are given passing through points, passing through passing through given points as follows, as follows। ठीक है, सो लेट्स से कि जो लाइन L1 है वो ये है जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास करी है, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और लेट्स से लाइन L2 ये है जो पॉइंट ए बी हो गया तो सी, सी से, एंड ये डी ले लो, इससे पास होगा। ये हो गया क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। L1 तो ए बी से पास कर रही है, और ये जो है इससे सी और डी से पास कर रही है। तो अब पहले लाइन L1 के हम क्या निकालें, बोलो क्या निकालें, डी आर्स, क्योंकि जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो वो डीसीज नहीं होंगे, वो डीसीज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते गारंटी नहीं, लेकिन वो डीआरस जरूर होंगे। तो अभी अभी मैंने कहा था कि डीसीज की जगह अगर डीआरस गिवन हो तो भी काम वही करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत है, हम डीआर से निकालें सीधे। सो नाउ डीआरस ऑफ, नाउ डीआरस ऑफ लाइंस L1 and L2 are given by, are given by, सो लाइन जो L1 है उसके डीआरस जो होंगे उसको डिनोट किससे कराएंगे, लेटर्स, स्मॉल लेटर ए बी सी ऐसे तो कराते हैं, लेकिन दो लाइंस है ना, तो A1 B1 C1, जैसे ऊपर L1 M1 N1 किया क्योंकि वो डीसीज थे, पर अब ये डीआर हैं तो A1 B1 C1, और निकालेंगे कैसे, 3 - 1 ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा बोलो, 4 - -2 यानी 4+1, एंड तीसरा बोलना जरा, -2 सो इट इज 2 5 एंड -4। सिमिलरली लाइन L2 के डीआरस, देखो चीजें प्लस माइनस करने की ही हैं, अगेन बस चीजें वो प्लस माइनस करने की याद होनी चाहिए कि किसको किससे प्लस माइनस करना है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कैलकुलेशन से रिलेटेड। 3 - 0, तो इसको कैसे डिनोट कराएंगे, L2 है तो A2 B2 एंड C2, और निकालना कैसे है, 3 - 0 देन 5 - 3 एंड देन व्हाट, 6 - 2, 3 2 4, निकल गए दोनों चीजें। बढ़े अब आगे, अब वही चेक करना पड़ेगा कि इनके प्रोडक्ट का सम जीरो आता है या नहीं आता है, वो चेक करना पड़ेगा। नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, चेक करो कि इज इट इक्वल टू जीरो और नॉट। सो 2 × 3, देन व्हाट, 5 × 2, देन व्हाट, -4 × 4, बना जीरो, 6 10 16, सो इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चाहो तो एक बार फिर से लिख देंगे हम, सो हेयर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। सो सो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सेम है, उसमें पैरेलल प्रूव करना है शायद, वही दो पॉइंट्स, लेकिन अब परपेंडिकुलर नहीं प्रूव करना है, अब क्या प्रूव करना है, पैरेलल। सो क्या चेंजेस होगा, बताओ क्या चेंजेस होगा। आप यहां तक वाला काम तो करोगे ही करोगे, रियाज निकालने तक का काम तो करोगे ही करोगे, पर जब परपेंडिकुलर होता है तो हम ये चेक करते हैं कि उनके प्रोडक्ट का सम जीरो है या नहीं है, या क्या है। लेकिन जब पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम ये चेक करते हैं कि डीआर प्रोपोर्शनल है या नहीं है, एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, याद है, और कार्टेशियन फॉर्म में वो नंबर्स, डायरेक्शन नंबर्स या रेशियोस जो भी हैं वो परपेंडिक ओ सॉरी प्रोपोर्शनल है या
नहीं है, तो ये चेक कर लेते हैं क्विकली। ओके, सो लाइन A1 अभी ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये C एंड D थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये A B लाइन L1 के लिए, एंड ये लाइन L2 के लिए, ये C एंड D है, C एंड दिस इज D। चलो तो इसको निकाल दो क्विकली। एक चीज समझ लो बेटा, एंगल निकालना, परपेंडिकुलर चेक करना, पैरेलल चेक करना, इसका लेना देना ही डी आर डीसी से है लाइन के केस में भी। तो वो किसी पॉइंट से पास थ्रू होना अगर उसका गिवन है तो वो इग्नोर करो उस चीज को, उसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो करना जरा। 2 - 4, 3 - 7, एंड व्हाट 4 - 8। 2 - 4 gives me -2, it gives me -4, and it gives me again -4। इधर आना जरा। 1 - 1 1 + 1, 2 + 2 हो गया, एंड व्हाट 5 - 1 हो गया। करना जरा 2 4 एंड 4, तो प्रोपोर्शनल बने क्या? तो अब चेक कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ये चीज तो चेक करनी नहीं है अब की बार, इसको तो चेक ही नहीं करना। तो फिर क्या चेक करना है? A1/A2 की वैल्यू, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, है ना। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी है? -2/2 गिव्स मी -1, कॉमा B1/B2 की वैल्यू ये है -4/4 अगेन इज इक्वल टू -1, एंड C1/C2 की वैल्यू ये कितनी है? -4/4 अगेन गिव्स मी व्हाट? -1। ठीक है, तो हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, वो भी मेंशन करना है। लैम्डा शुड बी ए नॉन जीरो स्केलर, विच इज नॉन जीरो, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर। सो लाइन L1 is parallel to line L2, hence proved। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो किससे रिलेटेड थे? बस यही उनके डीआरस के कंपैरिजन से रिलेटेड है। अब एक्चुअल इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं चौथे से, जो हमने पहला दूसरा केस सीखा था। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, या बनी बनाई है तो वहां से क्या ग्रैप करते हैं, देखें। डिलीट कर दूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो रखा रखा क्वेश्चन आ गया, मतलब ये तो सीधा डेटाबेस क्वेश्चन आ गया, जो हमने सीखा एक पॉइंट से पास थ्रू करती हो और एक वेक्टर से पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएं। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट अगेन, अगर इक्वेशन गिवन ही ना हो कि कौन सी चाहिए है, तो फिर उसे दोनों चाहिए है, वेक्टर भी चाहिए है और कार्टेशियन भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें तो उसने कह दिया फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, तो अब आपके मजे हो गए कि अब आपको वेक्टर नहीं चाहिए। लेकिन गिवन नहीं है तो फिर उसको दोनों ही चाहिए, मतलब हम रिस्क नहीं ले सकते एक लिखने का, जब मुझे आती है तो मैं क्विकली दोनों लिख के आऊंगा। ठीक है, चलो जी, तो प्रेजेंट करते हैं इसको। है एक ही लाइन है वैसे भी, द लाइन, तो एक ही लाइन है तो केवल सिंगल लेटर L, मतलब L1 L2 नहीं लेना। लाइन L इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, एंड इज गिवन, एंड इज गिवन पैरेलल टू द वेक्टर दिस, और इस वेक्टर जिससे वो पैरेलल होती है उसको क्या लेते हैं बताओ? वेक्टर भी। ठीक है ना, एंड इज गिवन पैरेलल टू द वेक्टर। ये प्रेजेंट हो गया क्वेश्चन, है ना। अब पहले तो डिसाइड करो, पहले वेक्टर इक्वेशन बनाने जाओगे या कार्टेशियन? ऑलवेज गो विथ वेक्टर फर्स्ट। वेक्टर बनाने के लिए पहले जाओ। तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए दोनों चीजें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, जिससे पैरेलल है वो भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए, जिस पॉइंट से पास थ्रू करता है वो भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है बट वो नहीं है, वो कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहला काम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और उसके बाद फिर बस सामग्री को रख दो रखे रखा इक्वेशन वाले स्ट्रक्चर में, और आ गया आंसर। ठीक है, तो अब पॉइंट ए के पोजिशन वेक्टर को निकालते हैं। नाउ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज गिवन बाय पॉइंट ए इज गिवन बाय, उसके पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल लेटर वेक्टर ए से डिनोट करा सकते हैं। और लिखेंगे कैसे? 1 है तो आई कैप, 2 है तो 2j कैप, एंड व्हाट 3 है तो 3k कैप। तो ये लो साहब, अब वो भी वो एक तो चीज ऑलरेडी वेक्टर में थी और ये भी वेक्टर में मिल गई, तो अब रख दें सामग्री। नाउ
द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इधर मेंशन करो, क्या मेंशन करो, वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल passing through point A, passing through point A, point A and parallel to vector B is given by, is given by। वंश बता, जो लाइन पॉइंट ए से पास करे वेक्टर बी से पैरेलल हो उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे देते हैं हम? वेक्टर ऑफ आर, वेक्टर आर, ठीक है, हाँ, वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, सही बोला। चलो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाला जो केस था हमारा, इसके अंदर हम रख देते हैं सामग्री को, दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस व्हाट 3 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी जो हमने निकाला, कहाँ था, ये रहा, गिवन था, सॉरी, 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द वेक्टर इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइनल। बट यहाँ नहीं रुकना, आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी है। अब ये बताइए कि कार्टेशियन इक्वेशन बनाने की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं, एक तरीका तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन के लिए सीखा है, और एक तरीका है कि जो वेक्टर इक्वेशन बन गई इसी से कन्वर्ट कर लो। कैसे? तो अभी कन्वर्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, फिर अगले क्वेश्चन से कन्वर्ट करेंगे नहीं, क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमने रिजल्ट सीखे हैं उसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम यहाँ पे वेक्टर आर को खोल के रख देंगे, बस हो गया कन्वर्ट। वेक्टर आर को खोल के रखते हैं तो वेक्टर आर क्या होता है, उस पे रखे हुए, उस लाइन पे रखे हुए किसी भी जनरल पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे, xi कैप प्लस yj कैप, ये कन्वर्ट करने वाला तरीका देख रहा हूँ, दिखा रहे हैं ना, zk कैप, और फिर बाकियों को कॉपी पेस्ट मारो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो उसको भी, प्लस लैम्डा टाइम्स 3 i कैप माइनस प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, ओके। और इक्वल टू, एक काम करो, आरएचएस पार्ट को थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है, चाहो तो इसी स्टेप में भी कर सकते थे, चलो करो। सो आई कैप है और इधर लैम्डा 3 कैप है, तो टोटल आई कैप कितने बना, 1 + 3 लैम्डा टाइम्स आई कैप। ठीक है, जे कैप के कंपोनेंट्स बताना, 2 + 2 लैम्डा टाइम्स जे कैप, एंड के कैप के कंपोनेंट्स बताना, 3 माइनस माइनस है 2 लैम्डा टाइम्स के कैप, और यहाँ पे सेम xi कैप yj कैप zk कैप। अब आप 1 to 1 कंपैरिजन करो, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अगर इक्वल हैं तो वेक्टर्स इक्वल हैं। सो x की वैल्यू इंप्लाइज, x की वैल्यू इज 1 + 3 लैम्डा, y की वैल्यू इज व्हाट, 2 + 2 लैम्डा, एंड z की वैल्यू इज 3 - 2 लैम्डा। तो इस यहां से लैम्डा की वैल्यू, यहां से लैम्डा की वैल्यू x - 1/3, यहां से लैम्डा की वैल्यू, कंजस्टेड हो गया कि ज्यादा, -2 दिख रहा है ना, और यहां से लैम्डा की वैल्यू z, z-3/-2, z-3/-2 है भाई, z-3/-2। ठीक है, सो लेट्स से दिस भी इक्वेशन 1 2 एंड 3। लैम्डा की जो पहली वैल्यू है वो इक्वेशन 1, लैम्डा की जो दूसरी वैल्यू है वो इक्वेशन 2, लैम्डा की जो तीसरी वैल्यू है वो इक्वेशन 3। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों को इक्वेट कर दो तो कैसे इक्वेट होगा, वी गेट व्हाट, x - 1/3 इक्वल टू बोलना, y - 2/2 इक्वल टू बोलना
z माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस टू इक्वल टू लैम्डा इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अब पीछे आंसर देखो कितनी इक्वेशंस में है? एक में ही इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, बट हम दोनों में निकालेंगे, वी विल नॉट टेक द रिस्क। रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। जो लास्ट वाला कंपोनेंट है, इक्वालिटी है, उसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जो नीचे माइनस है इसको ऊपर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ऊपर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये थ्री माइनस जेड हो जाएगा। बट अगेन वो तरीका गलत होगा, अभी जो तरीका है वो ज्यादा सही है। बताओ क्यों? क्योंकि देखो अभी वाले, अभी इस फॉर्मल इक्वेशन क्या करती है, क्या सीखा था हमने, उसकी इंफॉर्मेशन देती है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और लाइन के डीआरस क्या है। समझ गए? तो इस फॉर्म में डीआर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, थ्री टू माइनस टू, और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, वन टू थ्री, वन कॉमा टू कॉमा थ्री से वो पास कर रही है। तो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो देखते ही इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन अगर मैं इसको माइनस टू को ऊपर ले जाऊं, मतलब प्लस बना के और इसको थ्री माइनस जेड कर दूं, तो अब ये इक्वेशन तो है, बट ये साफ साफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। अब इसके डीआरस थोड़े से डीजी हैं, मतलब साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर वो पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रही है वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? यानी कि आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसी दिखाई देनी चाहिए, एक्स माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, वाई माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, और z माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ना कि समथिंग माइनस z डिवाइडेड बाय समथिंग। समझ गए? z माइनस समथिंग ही दिखना चाहिए, समथिंग माइनस z नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, समझ गए क्या? चलें डिलीट करूं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अब वही लाइन की इक्वेशन बनाओ, जाओ ले आओ, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। अब क्या कह रहा है कि जिस पॉइंट से वो पास थ्रू कर रहा है उसी में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही तो है। देखो है द लाइन एल, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं इसी में, इज गिवन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब की बार देखो जो पॉइंट है, जो पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी बना बनाया मिल गया, और अगला डायरेक्शन भी बना बनाया मिल गया, है ना? तो उल्टा काम कम है हमारा। हेयर द लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, और जिससे पास थ्रू करता है उसको वेक्टर ए से डिनोट करा देंगे। ठीक है, एंड इज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और जिसकी जो डायरेक्शन गिवन है वो वेक्टर बी है। देखो बेटा, लाइन एल इस वेक्टर से पैरेलल है तो वो वेक्टर उसकी डायरेक्शन माना जाएगा। लाइन एल इस वेक्टर की डायरेक्शन में गिवन है तो भी उसकी डायरेक्शन माना जाएगा। लैंग्वेजेस अलग अलग यूज हो रही हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, लाइन एल उस वेक्टर से पैरेलल है, इसमें क्या यूज हो रही है, लाइन एल इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। ये सारी लैंग्वेजेस का तोड़ यही है कि ये इसके डीआरस हैं। ठीक है, कैसे भी गिवन हमको हर लैंग्वेज में उसको वेक्टर बी से ही डिनोट कराना है। ठीक है, चाहे से पैरेलल गिवन है, चाहे से उसकी डायरेक्शन सीधे सीधे गिवन है कि ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बी। ठीक है, नाउ द पोजीशन, ये वाला लाइन का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी बना बनाया मिल गया। पिछली बार बनाया था हमने, इस बार बना बनाया मिल गया। नाउ द वेक्टर इक्वेशन लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू, ये चाहे तो एज इट इज लिख लो, यहाँ पे डेटा चेंज करो, और वेक्टर इक्वेशन तो तैयार है। बोलो वेक्टर आर इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। हो गया काम वेक्टर इक्वेशन का तो। ठीक है, कोई आंसर की से देख लेना, कोई अगर मिसमैच हो तो बता देना। अब वेक्टर इक्वेशन हो गया, तो मैंने क्या कहा था कि हर बार थोड़ा ना कन्वर्ट करने पड़ेंगे। कन्वर्ट करने वाला तरीका पता है क्या है? कन्वर्ट करने वाला तरीका है कि साहब मैं पढ़ के नहीं आया, और जो मेहनत क्लास में करनी थी वो अभी एग्जाम में कर रहा हूँ, वो है कन्वर्ट करने वाला तरीका, तो है ना। हम डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखें ताकि इंप्रेशन ऐसा हो कि मैं पढ़ के आया हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन देखो इस तरीके से कोशिश करो ना करें, अगर आप भूल जाओ तो फिर कन्वर्ट करने बैठ जाओ। ठीक है, कन्वर्ट करना इज लाइक मैं प्रूव करने बैठ गया। ओके, अब वेक्टर इक्वेशन से, सॉरी, कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट निकालना सीखो। तो डायरेक्ट क्या निकालना सीखो, बस वो रख दो, हमारे पास रखी रखा ही है ना, एक्स माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, उसमें वो जो डेटा है उसको रख दो, दैट्स इट। ये कन्वर्जन नहीं यूज करेंगे हम आगे से। हम्म, तो क्या लिखेंगे, एंड
एंड द कार्टेशियन, ऊपर वेक्टर इक्वेशन मेंशन किया था, इधर क्या मेंशन करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है ना, इज गिवन बाय, सो क्या स्ट्रक्चर है बोलो, अंश। लाइन एल की कार्टेशियन इक्वेशन का क्या स्ट्रक्चर है? जैसे ये वेक्टर इक्वेशन का स्ट्रक्चर है, तो कार्टेशियन इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या है? हम्म। एक्स। हम्म। कार्टेशियन में आई कैप कहाँ से आ गया? कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ रहे हैं बेटा, वेक्टर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। बोलो लक्ष्य। x - x1/a। कल नहीं आया था क्या लक्ष्य? ये परसों नहीं आया था कि, ये परसों डिस्कस हुआ था ना शायद ये इक्वेशन। परसों नहीं आए थे क्या? हाँ। अंश, अंश सॉरी, अंश। अंश कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे। परसों नहीं आए थे और कल भी लेट आए थे। अपन लेट थे। अच्छा। x - x1/a, y - y1, एनी चलो, z - z1/c इक्वल टू लैम्डा। ये स्ट्रक्चर है, और इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। वो वैल्यूज कहाँ से ले? देखो, जो x1 y1 z1 है वो तो लेनी है वेक्टर ए से, और जो ए बी सी है वो लेनी है वेक्टर बी से। ठीक है, दैट इज x माइनस, बोलो, x - y - z-, तो पॉइंट कैप्चर करो, 2, देन व्हाट, -1, देन व्हाट, +4। तो लिख दो 2, और फिर -1 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, +1, और फिर -4। और ए बी सी भी वहां से ले लो, तो वहां क्या है, 1 2 एंड -1, 1 2 -1 इक्वल टू। तो देखो, कन्वर्ट करने वाला तरीका लेंदी भी है, ये सीधा रखने वाला तरीका ही सही है, अच्छा भी लगता है, एग्जाम में लिखने वाला भी लगता है कि हम पढ़ के आए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर मुझे याद है, बजाय कि मैं कन्वर्ट करने बैठ गया। ठीक है ना? इस द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसका आंसर देखो, पीछे एक ही फॉर्म में या दो फॉर्म में। अब देखो कंफ्यूजन खुद। अच्छा अच्छा, इसमें तो खुद ही कह रहा है क्या? अच्छा, इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है, इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन। बेटा कई जगह देखा है, अभी तो आप स्टार्ट किया है। आपको अगर लग रहा हो कि सर एक्स्ट्रा क्यों कराते हैं, क्यों दोनों फॉर्म में करवाते हैं, जब एक ही फॉर्म रिक्वायर्ड है, पीछे आंसर अभी आ जाएंगे, देखना एक आध क्वेश्चन ऐसे जिसमें कुछ गिवन नहीं होगा और आंसर दो फॉर्म में होगा। तो किसी क्वेश्चन में उसने एक फॉर्म में आंसर माना, किसी क्वेश्चन में उसने दो फॉर्म में आंसर माना, तो कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम तो दोनों फॉर्म में लिख के आएंगे। ठीक है, कर दूं उसको इरेज, बोलो। ये लो साहब, सिक्स क्वेश्चन में सेकंड केस आ गया, फर्स्ट केस खत्म हो गया। अब सेकंड केस क्या है कि, नहीं सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है, एट्थ क्वेश्चन से स्टार्ट है। ये स्टार्ट भी है कि नहीं है? चलो एनीवे, सिक्स क्वेश्चन देखो क्या है अभी, देखेंगे जैसे जैसे आएंगे देखेंगे, आगे का मत देखो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से तो पास थ्रू होती हो, और एक ऑलरेडी गिवन लाइन है, यानी उसकी इक्वेशन गिवन है, उससे पैरेलल होती हो। यानी एक लाइन नहीं है यहाँ पे, दो लाइन है। एक की इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, एक की इक्वेशन उन्होंने पूछी है, दोनों पैरेलल भी हैं। जिसकी इक्वेशन उन्होंने पूछी है वो किससे पास होता है, वो पॉइंट भी गिवन है, क्या करें? और कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है तो सीधे कार्टेशियन ही निकालनी है, काम कम है इस बार, ज्यादा नहीं है। बस ये बताओ करना क्या है। उसको देखो, वेक्टर फॉर्म में तो जाते ही क्यों? देखो बेटा, हम्म, देखो बेटा, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होगी, होगी ना? दोनों पैरेलल तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब इसकी इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, तो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ले लो उससे इंफॉर्मेशन, यानी डायरेक्शन इसकी चुरा लो, पॉइंट उसका गिवन है ही सही, दोनों को मर्ज कर दो, इक्वेशन बना दो। डायरेक्शन इसकी कैसे चुराएंगे, यही तो इसकी डायरेक्शन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे कर लो, चलो इसका पॉइंट हटा के इसका पॉइंट डाल दो, खत्म कहानी। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब कंफ्यूजन ये भी होता है कई बार, ये उसको भी डिस्कस कर लेते हैं
कि सपोज करो सर ये वाली लाइन है तो ऑलरेडी गिवन, और आप जो लाइन बनवाना चाह रहे हो एक्स माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, वाई माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, एंड जेड माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ये आप बनवाना चाह रहे हो। तो अगर ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो अभी अभी तो आप ये कह रहे थे कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो उसके डीआरस प्रोपोर्शनल होते हैं, कह रहा था क्या मैं? तो आपने एज इट इज इक्वल कैसे रख दिए? आप तो भी कह रहे थे प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने इक्वल 3 5 6 कॉपी पेस्ट कैसे कर दिया? आप तो इक्वल कर रहे हो, यानी कि फिर तो इक्वल मानेंगे हम आगे से। नहीं बेटा, प्रोपोर्शनल नहीं मानना है। लेकिन इक्वल पता है क्यों रख रहा हूं मैं? आप चलो एक काम करो, 3 5 6 के कोई भी प्रोपोर्शनल 3 नंबर्स बोलो जो मन में आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल बोलना लेकिन। 6 10 12 ये कर दोगे? वेरी गुड। 6 10 12, तो ये लो साहब, मैं यहाँ पे 6 10 12 लिखता हूं। आपने कहा 6 10 12 लिखो। 6 10 12, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो देखो 3/6 भी 1/2 होता है, 5/10 बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन एक बात बताना, सपोज करो मैंने इस टाइप की इक्वेशन बना दी, तो क्या अगले स्टेप में मैं इसको 2 से नहीं काट सकता क्या? इक्वेशन बनाने के बाद काटा पीटी भी तो होती है ना, अगर चीजें कट सकती हो तो। हाँ, तो अगर वो प्रोपोर्शनल वाली केस में ले भी लेता हूं तो भी कट के वापस वो डीआर इक्वल जैसे शक्ल की दिखा हम चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं ना? बोलो, नहीं कर सकते हैं क्या? भाई अगर मेरे पास x/3 इक्वल टू 2y/3 है, तो मैं क्या 3 से 3 काटूंगा नहीं क्या? रहने दूंगा क्या? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटूंगा ना अगर प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर इसको इक्वल ना लेके प्रोपोर्शनल ले भी लोगे तो भी कट के वो इक्वल जैसा दिखाई देगा। तो क्या याद रखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि रहते तो सर प्रोपोर्शनल ही है, इक्वल नहीं रहते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है? प्रोपोर्शनल रहती है। लेकिन जब हम उसको इक्वेशन में वो प्रोपोर्शनल 3 नंबर्स डालते हैं तो कट के इक्वल बन जाती है। इसलिए अब से हम लेंगे, जब इक्वेशन बनानी होगी तो हम इक्वल लेंगे, लेकिन जब प्रूव करनी होगी तो हम इक्वल नहीं लेंगे। क्या लेंगे? लैम्डा टाइम्स लेंगे, प्रोपोर्शनल लेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले इक्वेशन में प्रोपोर्शनल लिया, A1/A2 B1/B2 C1/C2। बोलो सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है? तो अब सॉल्यूशन की बात करें तो बातों बातों में कर ही चुके हैं। क्या करेंगे? दो लाइंस की बात करेंगे। एक मिनट, एक तो गिवन है और एक हमको पता करनी है। तो जो हमको पता करनी है उसको L1 ले लेते हैं ना। हियर द लाइन L1 इज गिवन, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और इसको ले लो ए। ये तो हो गई लाइन L1 जो हमको पता करनी है। क्या इंट्रोडक्शन, ठीक है, का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और लाइन L2 जो है वो इससे पैरेलल भी है। इसके आगे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गिवन पैरेलल, ऑल्सो गिवन पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, और ये इक्वेशन लिख देंगे उसकी हम, लाइन L2 की, लाइन L2 मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का। ओके, एनी डाउट्स? नो। अब हम क्या करेंगे, लाइन L2 के डीआरस ले लेंगे पहले, ठीक है। नाउ डीआरस ऑफ लाइन, डीआरस ऑफ लाइन L2 आर, तो टेल मी क्या होंगे डीआरस? क्या होंगे? नहीं, उसको हम मार्क किससे करें? L2 है तो A2 B2 C2, L2 है ना, तो क्या A2 B2 C2, और इंफॉर्मेशन ले लो वहां से 3 5 6। अब इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या हम सर सीधे सीधे 3 5 6 ले सकते हैं? बताओ, आप बताओ, ले सकते हैं क्या? सीधे सीधे नीचे के नंबर चुरा के हम डीआरस मान सकते हैं क्या उसको? हर बार ऐसा होता है कि भाई नीचे रखे हुए वही डीआरस हैं? ले सकते हैं सीधे सीधे। अब सुनो ध्यान से, ऊपर देखो, अगर ये Z+8 की जगह, अगर ये चलो Y-4 की जगह अगर ये 4 - y होता तो फिर 5 नहीं होता ना, -5 होता ना। तो सीधे सीधे यानी कि नहीं ले सकते ना, थोड़ा तो सोचना है। तो आप ऐसे समझो कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लो, बस ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लो, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में क्या देखूं? ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बस एक चीज देख लो, XY Z का कोएफिशिएंट 1 1 1 है या नहीं है, और 1 भी पॉजिटिव 1 है या नहीं है। अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में XY Z का कोएफिशिएंट +1 +1 +1 है तो बाढ़ में गई सारी चीजें। अब नीचे के सीधे उठा के उनको डीआरस माना जा सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं माना जा सकता, फिर उनका उनका कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा।
सपोज करो इधर देखो, z+8 डिवाइडेड बाय 6 की जगह कल को 2z+8 डिवाइडेड बाय 6 होता तो 6 इसका डीआर नहीं माना जाता। अब क्या करते फिर इसके डीआर निकालने के लिए, 2z को z बनाते, 2z को सिंगल z बनाते, कोएफिशिएंट 1 बनाते। ऐसा करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते, तो 2z को 2 से डिवाइड किया z, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और 6 को भी 2 से डिवाइड किया 3। अब जैसे ये इसका कोएफिशिएंट 1 बना, अब 3 मेरा डीआर हो जाता। ठीक है क्या? तो सीधे नहीं, बस नीचे के नंबर चुरा लिए, ऊपर का स्ट्रक्चर देख लो। बस स्ट्रक्चर में क्या देखना है, कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, यानी समथिंग -x भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, चलो। अब ये जो भी चीजें मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है कि एक्सरसाइज में इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, लेकिन मिसलेनियस में तो हैं। मिसलेनियस में तो हमारे एनसीईआरटी में 3D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से गिवन है। आ जाओ, A2 ये हो गया, B2 ये हो गया, C2 ये हो गया। ठीक है, फाइन। ऑल्सो एज इट इज ले ली मैंने, क्योंकि स्ट्रक्चर मैच कर रहा था। ऑल्सो लाइन L1 इज क्या पैरेलल गिवन है, क्या है, पैरेलल गिवन है लाइन L2 के। तो अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल गिवन है, तो उस लाइन L1 के डीआरस क्या होंगे, बोलना जरा, बोलो। मतलब डिनोट तो मैं करा देता हूं A1 B1 C1 से, A1 B1 C1 से, बताओ क्या होंगे। सेम नहीं रखेंगे ना, सेम रखना तो फिर वो उस रूल को तोड़ना हो गया ना, प्रोपोर्शनल रखना है। अब प्रोपोर्शनल रखना है, ऐसे नहीं कि किसी ने दुगना कर दिया किसी ने तिगना कर दिया, ऑथेंटिक तरीके से लिखेंगे। कैसे, 3k या 3 लैम्डा लिख दो, लो, या लैम्डा तो फिर इक्वेशन में आ जाता है, 3k लिख दो, 3k 5k 6k, क्योंकि रूल हमने ये सीखा है कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके डीआरस प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अब आप 3k 5k 6k लिखोगे एक बार के लिए, और फिर अगले स्टेप में के काट दोगे, तो अल्टीमेटली वो इक्वल आ गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसके लाइन L1 के डीआरस यहां से ले मिल गए मुझे, ये मिल गए डीआरस, पॉइंट रखा रखा है ऑलरेडी था, इसको और इसको यूज करके कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L, equation of line L is given by L1 is given by so अंश, अब बता सकते हो स्ट्रक्चर कार्टेशियन इक्वेशन का? हाँ, अब देखो वैसे तो ए ही लिखते हैं, लेकिन अभी A1 A2 B1 B2 दो हैं, तो हम A1 मेंशन करेंगे क्योंकि लाइन L1 चल रही है। A1 आगे बोलो, B1 इक्वल टू Z-Z1 डिवाइडेड बाय C1 इक्वल टू सम लैम्डा। ठीक है, इसमें बस वैल्यूज पुटअप करो एंड यूल गेट योर आंसर। तो x माइनस x1 क्या है, -2, तो +2 हो गया, और y -4 है, और z -5 यानी z+5 डिवाइडेड बाय A1 B1 C1 क्या होगा, 3k 5k 6k इक्वल टू लैम्डा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इस मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, आप इम्प्लाइज लिख के ये का यही कॉपी पेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, के कैंसिल आउट कर देंगे ऐसे, और दिस विल बी माय रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। मैच करो आंसर। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा भी लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन अब पूरी होती है जब हम उसको लैम्डा से इक्वल करते हैं। इवन ये भी लिखना चाहिए कायदे से कि विच इज ए नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, ओके, क्लियर, जाना है। 6:15। 11 नवंबर ही है ना आज? हाँ तो करेक्ट है, 6/18 सही। तो 6 हो गए। सातवां इक्वेशन फर्जी क्वेश्चन, उसकी वेक्टर फॉर्म लिखो, यानी कन्वर्ट करो। तो बातें बातों में चलते चलते फिरते कन्वर्ट करो, बोलो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं कार्टेशियन से, क्या होती है बोलना, इक्वल टू प्लस लैम्डा। ठीक है, दैट इज आर वेक्टर को छेड़ना नहीं है, वेक्टर ए कहाँ से लेना है, ऊपर से, तो इसको थोड़ा सा पहले कन्वर्ट कर देंगे, x-5 डिवाइडेड बाई 3 को नहीं छेड़ना, y+4 को लिख सकता हूं मैं, y-4 लिख सकता हूं, और आखिरी को भी नहीं छेड़ना। तो अब माइनस के आगे जो चीज है वही वेक्टर ए है, माइनस के आगे क्या है, 5 -4 +6, तो 5 i कैप प्लस, या प्लस नहीं, -4 लगाओ सीधे ही, -4 j कैप प्लस 6 k कैप।
यानी ऐसे मान लो ऊपर माइनस है तो इधर प्लस है, ऊपर प्लस है तो इधर माइनस है, उल्टा यूज करो। और उधर उधर माइनस है तो फिर इधर प्लस है अगेन। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स नीचे से कॉपी पेस्ट मारो, 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। दिस इज इट्स वेक्टर फॉर्म। देख लो फटाफट से, यही है। ठीक है, जाओ बोले। आठवां क्वेश्चन एक और करते हैं, ये भी इजी है, तो हमारे करीब करीब आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। क्या सवाल समझे आप? दो पॉइंट से पास कर दिया, सेकंड केस शुरू कर दिया इसने, है ना। सेकंड केस में जहां पे दो पॉइंट गिवन होते हैं, लेकिन देखो दूसरा पॉइंट ओरिजिन दिया है इसने। ओरिजिन दिया है तो फिर सरल सा ही क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट ढंग से दिया ही नहीं इसने। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? क्वेश्चन ही नहीं है न्यू बुक में, कोई बात नहीं, तो कोर्स का तो पार्ट है वैसे। शुरू होते ही खत्म हो गया। मजा नहीं आया, अपने कैलीवर का क्वेश्चन नहीं लगा अपने को, है ना ये। चलो। अच्छा, चलो मुझे एक चीज बताओ। एक चीज एक ये बताओ कि इसमें देखो एक टेक्निकली या ग्रामेटिकली एक मिस्टेक है। ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से पास करे स्पेस में, ऐसी एक लाइन होती है या बहुत सारी होती है? जो दो पॉइंट से पास करे, एक ही होती है। सो यू शुड नॉट आस्क लाइंस, दिस लाइन। एक से ज्यादा लाइन नहीं होगी ना। ठीक है। हेयर द लाइन एल। हाँ जी। द लाइन एल इज गिवन पासिंग, इज गिवन पासिंग, एक एक चीज निपटाओ पहले, या ये कवर करो। पासिंग थ्रू द, लेट तो इतना हो कि आपके कोर्स हो जाए वही बहुत है। और पढ़ना, अब आपको बहुत बहुत कुछ याद आ रहा है कि सर ये भी पढ़ना था। अब याद आया मुझे, ये भी पढ़ना था। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन को हम लिख देंगे ओ। हाँ, यहीं ले आओ। गद्दे बिस्तर है, और यहीं सो जाया करो रात को। लंगर लगा देंगे रात को, और सुबह को, रात को खा लिया करो, सुबह को उठ के शुरू हो जाया करो। हॉस्टल पीजी फैसिलिटी लाइक। ठीक है, तो ओरिजिन और ये हो गया हमारा ए। ठीक है, नाउ वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो पहले कार्टेशियन बना लेते हैं अब की बार, ठीक है। क्योंकि ये कार्टेशियन पॉइंट्स गिवन है ना, इसलिए पहले कार्टेशियन बना लेते हैं। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। सो कार्टेशियन इक्वेशन का स्ट्रक्चर अंश बताएगा। ये आज याद करवा के भेजूंगा उसको। अच्छा, x-x1, आगे बोलो। ए कहाँ है इसमें? यहाँ पे कहीं दिख रहा है ए तेरे को? बेटा दो पॉइंट शुरू हो गया, सेकंड केस। सेकंड केस शुरू हो गया ना। अब एबीसी फर्स्ट केस में ही तो मिलता है आपको एबीसी। सेकंड केस में क्या मिलता है? x2 माइनस वो ए बी सी को भी चेंज कर दिया ना निकालने का तरीका। एबीसी निकलता कैसे? दो पॉइंट से अगर गिवन है तो उनका डिफरेंस ही तो एबीसी होता है। इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन, इक्वल टू लेमडा। ठीक है। अब यहां पे हम x1, दो पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला पॉइंट है वही बाय डिफॉल्ट x1 y1 z1 है, और जो दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है वही बाय डिफॉल्ट x2 y2 z2 है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। दैट इज, तो ये वो तो जीरो है वैसे भी, x-0 y-0 z-0, और माइनस करूंगा तो भी वही 5-0, एंड देन -2 -0, और फिर वॉट 3-0। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चाहिए, यहाँ पे सेम चाहिए, x1 y1 y1 z1 z1, ठीक है ना। इक्वल टू लैम्डा। ठीक है। तो x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू y डिवाइड बाय -2 इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसी से बना लो, या फिर कन्वर्ट मत करो, मतलब आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर यूज करो। एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, वेक्टर इक्वेशन का स्ट्रक्चर बता अंश।
वो तो कार्टेशियन इक्वेशन का था, अभी कहाँ बताया था? वो तो कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ, वेक्टर इक्वेशन का स्ट्रक्चर बोलो। बेटा एक चीज पहले तो सुन ले ध्यान से, और बाकी सब भी सुन लो, वैसे तो पता है सबको, ये लेट चल रहा है थोड़ा। वेक्टर इक्वेशन हमेशा वेक्टर आर से शुरू होगी। जो एक्स वाई जेड है वहाँ वो वेक्टर आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। और कार्टेशियन इक्वेशन में ऐसे मान ले, वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर क्वांटिटीज नजर आएंगी और कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई जेड नजर आएंगे। ठीक है। तो वेक्टर आर इक्वल टू बताएगा कोई? 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी? वेक्टर ए प्लस, अब यहाँ पे बी की जगह बी माइनस ए था बस, ठीक है। और वेक्टर बी और ए और बी क्या होंगे? जो शुरू के 2 पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे, इनके क्या होंगे? तो हम यहां से वेक्टर ए निकाल के आएंगे पहले। तो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। ठीक है। और यहां से हम वेक्टर बी बना के आएंगे तो क्या निकलेगा? 5 i कैप, -2 j कैप, +3 k कैप। ठीक है, ये मिल गया हमको वेक्टर ए और बी। इसको वहां पुटअप करो, दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू, तो ये 0 i कैप, 0 j कैप एंड 0 k कैप पुटअप किया यहाँ पे। और लेमडा टाइम्स बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए करूंगा तो 5 - 0, 5 - 0 i कैप ऐसे शो करना है पहले वहां पे। देन व्हाट? -2 - 0 टाइम्स j कैप, देन व्हाट? 3 - 0 टाइम्स k कैप। और नेक्स्ट स्टेप में बताए क्या करना है? ये अगर ये 0 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लैम्डा से स्टार्ट करो। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 5 i कैप -2 j कैप +3 k कैप इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, हो जाएगा। तो आज तक अभी तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है? अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 के क्वेश्चंस कर लिए, जो परसों इंट्रोडक्शन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब जो कल इंट्रोडक्शन हुआ था जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था एंगल निकालना, उसके क्वेश्चंस कल हैं। उसके क्वेश्चंस कल के पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली देखना, नवा क्वेश्चन शायद वैसा ही है। ये नवा क्वेश्चन वेक्टर, फिर देखो 10 से शुरू हो गया ना एंगल बिटवीन, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, कर दूं सेट ऑफ? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।